करता हूँ और ये भी साथ में निवेदन के साथ सूचना कि आज विश्व खाद्य दिवस है, वर्ल्ड फूड डे है और इस वर्ष की जो थीम है राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर कि हम जो हमारा खाने का अधिकार है, वो हमारे अच्छा भोजन मिलेगा तो हमारी जीवन अच्छा होगा और अच्छे भोजन से आप अच्छे जीवन से हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। तो ये प्रासंगिक हो जाता है आज के मुख्य वक्ता जी के साथ कि वो अच्छे भोजन के लिए, विश्व मुक्त भोजन के लिए, प्राकृतिक भोजन के लिए कार्य कर रहे हैं। पुनः-पुनः आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। अ, आपने कुछ चित्र अभी साझा किए मेरे साथ, तो मैं चित्रों को मोबाइल से शेयर करने की कोशिश करूँ, तब तक अ, आप अपना माइक खोल कर के ये बताएँ कि आपका कृषि परिवेश है, यानी आपका जो मयूरभंज जिले के शंकरपुर गाँव के आप कृषि प्रमुख हैं, तो ये कृषि प्रमुख का दायित्व और साथ में आपका जॉब कैसे आगे बढ़ रहा है? और यहीं से वार्ता हम शुरू करते हैं, आदरणीय प्रदीप जी। सुप्रभात और सभी को मेरा नमस्कार। योगाहार कार्यक्रम आज का 1200 जो 62 दिन से मुझे आज कुछ बोलने के लिए मौका दिए हैं, इसलिए आदरणीय हमारा दिनेश जी को और मैडम रजनी रंजना किन्हीकार जी मैडम को भी मेरा नमस्कार और सभी जो उपस्थित महान महान व्यक्ति को मध्य मेरा तरफ से बहुत नमस्कार। तो मैं एक ओडिशा का मयूरभंज जिला और शंकरपुर ग्राम में मेरा पैदा हुआ था, एक कृषि परिवार में। तो कृषि होने के बाद मैंने देखा कि 2011 से मैंने एक एनजीओ से मैंने हर्ष ट्रस्ट नाम एक एनजीओ में मैंने जॉब शुरू किया। तो वहीं से ही हमारा मेरा जो काम था नाबार्ड का वाडी प्रोजेक्ट और एक्सिस बैंक फाउंडेशन, एबीएफ का जो वेजिटेबल कल्टीवेशन और बहुत सारा गवर्नमेंट का कार्यक्रम उस समय में था, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, वो सब लिंक। तो उस समय में बहुत ही चर्चा का बात जैविक खेती का ऊपर से था। तो जैविक खेती तो लोग तो हैबिटेड हो गए थे, जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज बहुत सारा करते हैं, उनको पहले पहले विश्वास नहीं लग रहा था कि बिना पेस्टिसाइड और बिना फर्टिलाइजर से कैसे हो सकता है। तो उन लोगों का साथ गांव में मीटिंग करके और उनके साथ जड़ित रह के उनको मैंने काम किया था। 2011 से 14 इतना सफलता हुआ था जी कि हमारा ओआईटी जो प्रोफेसर स्टूडेंट आए थे भुवनेश्वर का भी और बॉम्बे आईआईटी का भी मेरा काम देखने के, जो बॉम्बे आईआईटी का एग्रीकल्चर स्टूडेंट आए थे मेरा काम को देखने के लिए। उस समय मुझे बहुत उत्साहित लगा। देखा जाए तो मैं प्लेन ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद मैं एमएसडब्ल्यू किया, मास्टर इन सोशल वर्क। मैं कोई एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी नहीं हूँ, प्लेन ही था, लेकिन मुझे बहुत सारा ट्रेनिंग दिया गया था हमारा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। लेकिन काम को बहुत अच्छा तरफ से जो सफलता मिला था, कृषि जो हमारा कलाहंडी जिला का जो ओडिशा का, वहां से कृषक का साथ में जैसा बोलते हैं कि जो कॉइन, हमारा जो पैसा कॉइन का एक मुद्रा में दोनों साइड, ऐसा ही था। मेरा मन में मैं ऑफिसर की कोच नहीं था और जो फार्मर, दोनों हम एक ही थे, दोनों साइड मिला करके ही जैसा। तो मेरा टारगेट था कैसा सफल होगा। तो इस 2011 सितंबर 5 से ही मेरा शुरुआत हुआ था। उसके बाद मुझे नौकरी मिल गया जिंदल का सीएसआर में, ऑनगोल्ड जिंदल में। मुझे नौकरी छोड़ के आने के लिए इच्छा नहीं था कोलाहंडी में, लेकिन मेरा सीनियर लोग बोलते देखिए एनजीओ सेक्टर से कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब मिलना ये छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है। आप जाइए और आपको घर का भी नजदीक है और आपको तो बहुत अच्छा सैलरी भी मिल रहा है, कंपनी के सारे फैसिलिटी भी मिल रहे हैं। इसलिए मैंने भी आया। लेकिन अभी तक भी मैं वही हर्ष ट्रस्ट एनजीओ के साथ जड़ित हूँ। हर्ष ट्रस्ट को अभी तक मैं छोड़ा नहीं हूँ। जब भी जरूरत पड़ते है, जो भी फार्मर लोग, जो भी जिस समय में, रात 12 हो कि दिन में भी हो, सुबह हो, जितना बजे जो कुछ पूछते हैं, मैं उसको, मेरा पास जो ज्ञान है आज भी देता हूँ। मेरा
2011 से आज तक लगभग ट्रेनर ही लगभग 2000 में तैयार किया हूँ, और फार्मर लोग के साथ में लाखों लोग से अधिक लोग साथ में काम किया हूँ। उसके साथ बहुत लोग के साथ तो काम करना बहुत बड़ा उस बहुत इजी हो जाता है बोलते हैं, लेकिन खुद का काम करके दिखाना ये सबसे बड़ा बात, घर में काम करना है। तो सर मेरा आवाज आ रहे है? तो आ रहा है, हेलो। आ रहा है। तो उस समय में 2018 में एक मेरा मम्मी का तबीयत खराब हो गया। मेरा मम्मी का तबीयत जिस समय में खराब हो गया, वो मेडिकल में रात ही मुझे 11 बजे गांव से फोन आया। उन्हें बोले अरे तुम्हारा मम्मी का तबीयत बहुत खराब है। तो उस समय में मैं अनगुड़ से मेरे जाने के लिए कुछ साधन नहीं था। मेरा भाई भी झारसुगुड़ा में जिंदल में, मैं अनगुड़ जिंदल में, दोनों भाई हम लोग नहीं पहुंच पाए। मेरा दोस्त लोग को फोन किया, वो मेडिकल ले गए, एडमिशन कर दिए। सुबह सारे टेस्ट हो गया। टेस्ट होने के बाद उन्हें बोले कि किडनी का प्रॉब्लम है और ब्लड बहुत कम है, ऐसा बहुत सारा बोले। उसके समय में हम लोग का लेकिन स्ट्रांग हुए, दुर्बल नहीं हुए। मेरा माँ भी बोला जो भी है, दोनों भाई हम सुबह पहुंच गए। जितना मेडिसिन दिए उतना डॉक्टर का मेडिसिन हम लोग लेके आ गए घर को। नेक्स्ट डे से ही मेरा बीबी भी घर में था, वो भी मास्टर ट्रेनर है ऑर्गेनिक खेती का। सारा इंडिया में जो काम चल रहे न्यूट्री गार्डन का जो था, जैविक खेती का, उसके ऊपर से वो खोर्धा, भुवनेश्वर और नयागढ़ तीनों डिस्ट्रिक्ट में वो मास्टर ट्रेनर था। उन्हें खुद ने ही हमारा घर से शुरू कर दिए 7 जो बेड न्यूट्री गार्डन का, और हम लोग एक बूंदा भी फर्टिलाइजर नहीं देंगे और पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे। उस शपथ लेके ही हम लोग काम शुरू कर दिए। वहां से जो 7 बेड बनाए थे, लगभग 3-4 डिसमिल जगह में ही, ज्यादा डिसमिल जगह नहीं है, वहां से हम 20 से 25 प्रकार हम लोग जो खेती बाड़ी किए से बैंगन से लेके मिर्चा से लेके साग जो से लेके सारे वेराइटी। और मेरा माँ को हम लोग बोले इसमें जो निकलेगा उसको आप लोग जैसा राइस की भात बोलते हैं, जितना ज्यादा खा रहे थे, अभी वेजिटेबल को ज्यादा खाने के लिए शुरू करो। वेजिटेबल ज्यादा अभी खाना, जितना मेडिसिन लाए थे वो खाए। खाने के बाद वो तो हमारा 2 महीना के 1.5 महीना के आसपास ही साग फाग हमारा जो ग्रीन वेजिटेबल वो तो हो गया। बाद में तो सारे वेजिटेबल हमारा हो गया। वहां से तो फोटो में भी आप देखे थे, टमाटो से लेके सब कुछ, पत्ता गोभी से लेके। तो 6 महीना के बाद मेरा मम्मी का फिर हम लोग टेस्ट करने गए। कुछ भी जो कुछ भी सब नॉर्मल ही निकला है। तो उनसे हमको लगा कि जैसा मेरा मम्मी के हमारा घर में जो हम लोग किए थे वो टॉनिक जैसा काम किया। और वो जो खाद्य योगा आहार जो आज भी जो फूड वर्ल्ड डे बोल रहे, तो फूड में ही हमारा सब कुछ होता है। हम लोग जैसे फूड खाएंगे ऐसे ही हमारा ये हमारा शरीर को ऐसा ही होगा। तो इससे बड़ा रिजल्ट क्या है? यदि हम लोग दुर्बल हो जाते हैं, उस समय में किडनी का प्रॉब्लम, हम लोग बड़ा बड़ा हॉस्पिटल को दौड़ते, तो हमारा लाखों लाखों खर्चा करने के लिए हमारा पास भी इतना पैसा नहीं है। किडनी का तो जिसका भी घर परिवार में होता है, बहुत बड़ा बड़ा लोग को भी मैं देखा हूँ कितना परेशान हो जाते हैं। हम लोग कुछ भी नहीं, जो मेडिसिन लाए थे 2000-2500 का मेडिसिन लाए थे, उसके बाद वही गांव से ही मुनगा से साग से लेकर सारे देसी का ही खाना शुरू रमा कर देता है। ये तो बात है, हमारा सफलता है। दूसरे बात मेरा मम्मी के लिए, दूसरे हम लोग क्या क्या करते हैं। अभी मैं गांव का सभापति हूँ खेती बाड़ी के लिए, और सारा ओडिशा में सारा ओडिशा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन जहां भी बोलते हैं, मैं ऑर्गेनिक खेती के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ। कहां से भी मैं 1 रुपया पैसा किसी के पास नहीं लेता हूँ। और इसके लिए ही मुझे 2 बार केंद्र सरकार के तरफ से मुझे बेस्ट सोशल वर्क अवार्ड सम्मानित किया गया था। 2023 में हमारा कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्म जयंती में किए थे कटक में। और पिछले साल 2023 अप्रैल में हमारा, आप लोग को यदि पता है तो, पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्म जयंती था।
वहां से एक वहां से भी किए 2 बार। तो ऐसे ही यही मेरा काम के देख के ही, ये तो है बात अलग। लेकिन मैं क्या क्या यूज करता हूँ, कैसे करता हूँ, मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा के अभी जानना चाहता हूँ। जो हांडी खत, मेरा पहला जो खेती बाड़ी जो करता हूँ उनसे पहले मैं हांडी खत को प्रस्तुत करता हूँ। जो हांडी खत क्या होता है ना, एक मिट्टी हांडी का आवश्यक पड़ता है। मैं छोटा छोटा फार्मर के हिसाब से बता रहा हूँ, बड़ा के लिए हिसाब से नहीं, जो सबको इजी हो जाएगा। अभी मैं यदि ज्यादातर और हिसाब से बोलूंगा तो लोगों को मन में इतना कहाँ से जुगाड़ करूंगा, क्या करूंगा, कहाँ से लाऊंगा, मन में आ जाएगा। इसलिए मैं छोटा छोटा करके ही बता रहा हूँ सर। एक मट्टी हांडी लाना है। दो है जो गोबर, गाय का गोबर है वो फ्रेश गोबर होना चाहिए। 3 में है गौमूत्र। चौथा में नीम पत्र, नीम पत्ता। 5 में करंज का पत्ता। 6 में औरख पत्ता। और 7 में गुड़। तो मैं साथ थोड़ा ओडिया लोग हूँ, तो मुझे थोड़ा हिंदी में थोड़ा इतना अच्छा हो रहे कि नहीं आप लोग को थोड़ा, तो यही है। इतना 6 सामान को लेके हमको हांडी खत बनना पड़ता है। तो मिट्टी हांडी सबसे अच्छा, जिसको मिट्टी हांडी नहीं मिल रहे है वो प्लास्टिक बकेट में भी कर सकते हैं, किसी डब्बा से भी कर सकते हैं। तो उसके ऊपर से एक ढकनी भी देना पड़ता है मिट्टी हांडी को। उसको जैसा 12 लीटर पानी होना चाहिए, 12 लीटर साइज का जो मिट्टी हांडी होना चाहिए। और सौज गोबर 1 kg लेना है। और गौमूत्र 2 से 3 लीटर फ्रेश। और नीम पत्र 1 kg लेना है, नीम पत्ता। करंज पत्ता भी 1 kg, और पत्ता 1 kg। और गुड़ 50 ग्राम लेना है। इस सभ्यों को, इस सब जो जो कि नीम पत्ता और करंज पत्ता, वो उनको पूरा पेस्ट कर देना चाहिए। और बाकी सब को मिला करके इकट्ठा कर देना है। उनको पूरा रेडी होने के लिए लग जाएगा मिनिमम 20 दिन लग जाएगा। नीम पत्ता जितना यदि पेस्ट पूरा हो जाएगा, करंज पत्ता पेस्ट हो जाएगा, तो वो 15 दिन से भी हो जाएगा। लेकिन उनसे पहले अच्छा नहीं होगा। उनको आप 6 महीना तक भी रख सकते हैं। उनको क्या ना, एक गड्ढा खोल के हांडी को रख देना है, और छाई जगह में, धूप जगह में नहीं रखना है। और हर दिन मैंने सुबह थोड़ा बाई तरफ उनको बड़ा डंडा से की बाड़ी से उनको घुलाना है, ऐसा ऐसा। यदि 15 बार घुलाना ऐसा, तो फिर और 15 बार उल्टा तरफ से भी ऐसा घुलाना है। दिन में 2 बार जरूरी करना है, 3 बार तो बहुत अच्छा है। इसमें हो जाएगा, 20 दिन के बाद वो रेडी हो जाएगा। ये क्या ना, इस सारे रोग पोक को और मिट्टी का उर्वरता को भी बढ़ाएगा। उसको आप फसल में कीड़ा पोक हो ना हो, उनको हफ्ता में 2 बार जरूर करना है। और उनको 1 लीटर पानी में 30 ml मिलाना है। उनको सिरिंज से आप मिला करके उनको स्प्रे करना है। ऐसा यदि होगा मिट्टी का, आप मिट्टी का भी उर्वरता बढ़ता है, और उसके पास पत्ता भी पूरा अच्छा ही रहता है। रोग पोक बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन एक बार रोग पोक लग जाएगा तो उनको दमन करना बहुत ही कष्ट हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक बार कर देते हैं और 1 महीना तक नहीं करते हैं। ऐसा से जैविक खेती नहीं सफल हो पाएगा। हर 8 दिन में 2 बार सिंचन करना बहुत जरूरी है। ये सर मेरा हांडी खत। दूसरे की जीवामृत। जीवामृत का काम है मिट्टी को पूरा उर्वर करेगा। मिट्टी में जो भी जो हमारा जो जितना पौधा की खेती बाड़ी करने के लिए जो आवश्यकता पड़ता है, उनको जीवामृत देने से बहुत अच्छा सही होगा। हमारा अभी धान चाष में भी हम लोग दे रहे हैं। एक बूंदा भी एक हम लोग फर्टिलाइजर की
नहीं यूज करते हैं। तो जीवामृत भी कैसे होता है उसके बारे में भी बोल रहा हूँ सर। उनका भी गोबर ही, गाय का गोबर 1 kg, और उससे गौमूत्र भी वो 2-3 लीटर, 2-3 लीटर लगेगा। और डाल ली जाती है जो अम, उनको 500 ml लेना है। वो जो जैसे भी है डाल हो, लेकिन बेसन सबसे अच्छा काम करता है। और दही 500 ml लेना है, और गुड़ वहां से भी 50 ग्राम लेना है, और एक मुट्ठी मिट्टी लेना है कि औसत पेड़ का नीचे से मिट्टी लेना है। ये सभी को इकट्ठे करके उनको भी माटी हांडी में रखना है। और उसको भी जैसा मैं बोला था कि दिन में 2 बार घुलाना है, जैसा इसके बाद ऐसा 15 बार, तो ऐसा भी 15 बार करना है, दिन में 2 बार। ये 6 से 7 दिन से ही हो जाएगा, और उनको ज्यादा दिन रखना नहीं है। उनको मैक्सिमम 10 दिन के अंदर ही उनको सारे पौधा से दे देना चाहिए। तो ये मिट्टी जैसे भी मिट्टी को भी वो अच्छा उर्वर कर देगा, और फसल अच्छा से ही होगा। तो सर मेरा बात यदि सुन रहे कि कुछ हाँ, भी आपकी बात आ रही है, आपकी बात हाँ, सदन तक आ रही है। सभी लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, और हाँ, क्योंकि सभी खेती किसानी और उपभोक्ता समुदाय से, वैज्ञानिक समुदाय से आदरणीय सदस्य उपस्थित हैं। मेरे ख्याल से जो आपने ट्रेनिंग की बात की और जो हांडी खाद की बात की, इस पर हाँ, संभवतः 7:30 बजे के बाद आदरणीय सदस्य अगर प्रश्न करना चाहेंगे तो वो सदन का ये मंच खुला रहेगा उन सभी के लिए। हमारे मन में ये जिज्ञासा भी है कि हाँ, आप एक तो जॉब करते हैं, दूसरा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं नेचुरल फार्मिंग के लिए, जैविक खेती के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो अभी तक आपके आसपास, आपके गाँव के आसपास ऐसे कितने गाँव होंगे, मयूरभंज के कितने गाँव होंगे, जो आपने जैविक खेती से जुड़े होंगे? और उनकी जो किसानों की जो संख्या है, वो कितनी होगी? किसानों तो सारा ओडिशा को 2011 से लेके मैं लाखों लोग से ज्यादा लोग का काम किया हूँ, सारा ओडिशा। जी, जी। अच्छा, और तो हमारा जो मेरा मैं 2014 से हमारा इलाका में मैं 6 GP में काम कर रहा हूँ। छह छह हमारा गांव का आसपास 6 ग्राम पंचायत का लोग मेरा पास, मैं जो शनिवार रात को जाता हूँ, रविवार घर में रहता हूँ, दिन भर जो रहता हूँ, उस समय में मेरा पास आते हैं। उस समय को नहीं तो जिसका खेती बाड़ी जो है मुझे बोलते हैं, तो उनके पास जाके भी मैं उनको सजा देता, उनको बताता हूँ। और नहीं तो मेरा मोबाइल से उन्हें लोग व्हाट्सएप में जो कुछ प्रॉब्लम है बताते हैं, उनको कैसे करना है, क्या करना है, मैं उनको बता देता हूँ। मेरा जो वीडियो है, वीडियो भी देता हूँ उनको, और क्या करना है, कैसे करना है, उनको बता देता हूँ। मेरा हमारा इलाका में मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको पता है। मुझे उनका जो कुछ प्रॉब्लम है, मुझे मैं बोलता हूँ मुझे फोटो दे दीजिए, तो उसका उत्तर मैं दे देता हूँ। जी। अब बात आती है कि आपके पास जो आस-पास के 5-6 गाँव हैं, वो आपसे लगातार जुड़े हुए हैं। अब हाँ, हमारा उड़ीसा से बताते हैं, सारा उड़ीसा से ही बताते हैं। जो हमारा जी, खुद का इलाका इलाका जो 6 GP को करता हूँ, लेकिन सारा उड़ीसा का करता हूँ। जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी मुझे पहचानते हैं, जो जानते हैं, मुझे जो पूछते हैं, तो मैं बता देता हूँ। जी। और जाता हूँ तो भी ट्रेनिंग देने के लिए। मेरा समय जॉब मैं केवल संडे को ही जाता हूँ, क्योंकि ना मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा सोमवार से शनिवार तक। मैं तो वहां से छुट्टी लेके जाके समाज सेवा करना इतना आसान नहीं होगा। जहां भी ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ, मैं संडे ही जाता हूँ। जी, आपने बताया कि आपके आसपास के गाँव के साथ उड़ीसा की पूरे प्रदेश भर में आपकी विज़िट होती है, जब भी आपको समय हाँ, मिलता है। तो हाँ, जो खासकर छोटे किसानों के लिए आप कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही ये बात भी है कि हाँ, पूरे दुनिया में जो छोटे हाँ, किसान हैं, 75 प्रतिशत छोटे किसान ही दुनिया की आबादी का आभूषण प्रबंधन करते हैं,
पोषण का प्रबंधन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है छोटे किसानों का इतने बड़े पैमाने पर भोजन को उत्पादन करना। तो ये जो छोटे-छोटे किसानों को आपने जोड़ा है जैविक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए, इनकी जो आजीविका क्या खेती किसानी से ही चल रही है? अगर चल रही है तो वो क्या-क्या उत्पादन करते हैं? उन्हें जैसा इलाका में देखिए कुछ कुछ एरिया में टमाटो बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ एरिया में बैंगन बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ में धान करते हैं, यहाँ पे गेहूं करते हैं। इस सारे इलाका अलग अलग करते हैं। किसी कहाँ पर केला का बगान करते हैं, कहाँ का आम का बगान करते हैं। आम जो शुरुआत होता है, आम बगान में कैसा क्या करना है, कैसा करना है, आम का भी बहुत सारा ट्रिक रहता है। जो मदर आजकल तो सब कलमी का ही लगाते हैं, नीचे मदर प्लांट रहता है, ऊपर में कलमी का रहता है। यदि कलमी का नीचे कुछ रह जाता है उसके बारे में देता हूँ। और क्या होता है कि मेरा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर गवर्नमेंट का लोक साथ में जड़ित हूँ। उसके साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुझे निरंतर मेरा साथ रहता है, क्योंकि ना मैं खेती किसान के साथ में जड़ित हूँ। जो जहां पर जो एलिफेंट के हाथी आते हैं तो मुझे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सूचना दे देते हैं। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ व्हाट्सएप में मैं लिंक हूँ। जिस एरिया में खेती बाड़ी हो रहे हैं वहां से यदि हाथी का सूचना है तो पहले मुझे सूचना दे देते हैं, तो मैं कृषक को वहां से भी सतर्क कर देता हूँ। जिस तरह सब से आपने जी, जिस तरह से आपने बताया है कि किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं गाँव वालों को और गाँव वाले आपसे और साथ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आप से संपर्क बनाए रखते हैं। तो हमारे मन में ये जिज्ञासा भी है क्योंकि आप गाँव में खेती की किसानी किसानी के लिए आप प्रमुख हैं, खेती-बाड़ी के प्रमुख हैं। तो खेती-बाड़ी की प्रमुख एक गाँव के लिए संभवतः अलग-अलग प्रदेशों में, अलग-अलग स्थानों में ये परंपरा नहीं रही है। तो खेती-बाड़ी प्रमुख क्या होता है और इसका चयन आपके गाँव में कैसे होता है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पहले जिस समय में हमारा गांव को लिफ्ट इरिगेशन 1982 मसीहा में था, उठा जल सेचन हम लोग उड़िया में बोलते हैं, इंग्लिश में लिफ्ट इरिगेशन 1982 से शुरू हुआ था 3-4 साल। उसके बाद वो टूट गया और उसके कोई इनिशिएटिव नहीं लिए। उसके बाद पिछले साल 2000 हमको 2022 में हमारा गांव के लिए सरकार की तरफ से लगभग 15 लाख खर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन उनके लिए प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और अकाउंटेंट 3 होना चाहिए। पहले क्या ना अस्थायी होता है, अस्थायी रहना है, अस्थायी के बाद स्थायी होता है। तो पहले मुझे गवर्नमेंट लोग फोन किए, जो ऐसा ऐसा आपका गांव में करना है तो 3 लोग को जरूर देना है और 3 का आधार कार्ड दे देना है। मैं गांव में हमारा ग्रुप है, हमारा विलेज शंकरपुर का ग्रुप है, शंकरपुर क्लब का ग्रुप है, शंकरपुर और एग्रीकल्चर फार्मिंग का भी ग्रुप है। गांव में एक ही सारे डिवाइड हम लोग कर देते हैं, एक ही ग्रुप में सारे चर्चा नहीं। खेती बाड़ी में ही होना है, क्लब से क्लब का ही है, गांव का हिसाब से गांव का ही है। तो मुझे इस समय में मुझे चुना गया कि अस्थायी मुझे सभापति कर दिए। और होने के बाद उन्हें लिफ्ट इरिगेशन का काम शुरुआत हो गया। गांव का सारे लोग बैठकर मीटिंग हुआ, सारा सरकारी अधिकारी आए स्थायी सभापति करने के लिए। उस समय में मुझे फिर गांव लोग का वोट हुआ। सारे लोग 100% लोग बोले कि नहीं, प्रदीप को ही फिर सभापति किया जाए, क्योंकि ना वो बाहर में है, फिर भी वो इतना अच्छा से कर रहे हैं। मेरा क्या ना कलेक्टर का साथ, सब कलेक्टर का, कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सबका साथ मेरा लिंक है आजकल। तो उनसे बेहतर और कोई नहीं कर पाएगा, उन्हें बोले। तो मैं भी गांव का बात सुन के मैंने सभापति बन गया। उसके बाद एक सीजन हमारा सरसों और का खेती और गेहूं और सरसों का खेती होने के बाद मैंने भी बोला, देखिए मैं तो शुरू कर दिया, एक सीजन भी खत्म कर दिया, अच्छा से भी हो गया, आप लोग बहुत खुद प्यार दिए। अभी और दूसरे कोई भी हो जाओ तो मैं भी दूर से रहता हूँ, कोई हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उन्हें बोले नहीं, तुमको ही रहना पड़ेगा। तो अभी मैं 27 पति के ही चल रहा हूँ। और जो आपका प्रश्न है, जो सारे पंचायत के इलाका में कैसे है, सारे पंचायत का ग्रुप है हमारा ओडिशा में, सारे पंचायत का ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप का हम लोग के है। और एग्रीकल्चर का भी ग्रुप है, ब्लॉक स्तरीय है और जीपी स्तरीय भी है, वहां से भी मेरा नंबर है। जी। तो इसके लिए मेरा सहज हो जाता है सारे हाँ, काम को आपको करने के लिए।
आपको बधाई कि आपकी सक्रियता को देखते हुए गांव और सरकार ने आपको नामित किया है कि आप गांव के ऐसे प्रधान बने जो खेती किसानी को देखे, क्योंकि उड़ीसा में पानी की बड़ी समस्या होती है, खासकर मिट्टी नमक वाली होती है। तो इसको देखते हुए भी आपका जो कार्य है वो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि नमक में भोजन उगाना कितना कठिन होता है, ये बात भी अन्य सभी सदस्य समझते हैं। अब बात आती है कि आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान या ऐसे गाँवों में जहाँ की खेती में ज़्यादा नमक है, वहाँ जो अलग देखा गया है वैसे कि उड़ीसा में धान की और अन्य सब्जियों की भी बहुत सारी वैराइटीज़, बहुत सारी प्रजातियाँ बचाई जाती हैं। तो ये कैसे संभव हो पाता है कि लवणीय भूमि में, जो साल्ट सॉइल में आप इन प्रजातियों का संरक्षण कैसे करते हैं? ये एक मुख्य प्रश्न है। लेकिन क्या हुआ कि अब लवणीय जो हमारा कोस्टल बेल्ट रहता है, कोस्टल बेल्ट से मैं ज्यादा काम नहीं किया हूँ डायरेक्ट जाके। लेकिन हमारा जो सबसे पोर था कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट, वहां से गरीब इतना गरीब था कि जहां से बच्चा बेच दे रहे थे, वही जिला में मैं काम शुरुआत किया हूँ। वही जिला में मुझे ज्यादा सफलता मिला है। कलाहंडी से मैं ज्यादा, और मयूरभंज जो कि राष्ट्रपति एरिया, ये आदिवासी एरिया है, सबसे ज्यादा काम वहां से किया हूँ। और लवण का एरिया में 3-4 बार मैं ट्रेनिंग देने के लिए गया हूँ, वहां से किया हूँ, वहां से बहुत कम काम किया हूँ। जी। आपने बताया और कि एक बात है जो बोल रहे थे कि मैं सबसे हर समय बोलता हूँ, मैं छोटा किसान का ही काम करता हूँ, बड़ा किसान का नहीं करता हूँ। बड़ा किसान का लोग का मन में क्या होता है, जो एग्रीकल्चर पढ़ाई किया है, ओआईटी किया है, जो ज्यादा साइंटिस्ट है, उन लोग को ज्यादा उन लोग भाव देते हैं, कि उन लोग को सम्मान देते हैं। मैं क्या ना, मैं प्लेन ग्रेजुएशन किया हूँ और मास्टर डिग्री किया हूँ सोशल वर्क में। तो मैं जहां जाता हूँ, छोटा किसान मुझे भगवान जैसा मानते हैं। हर समय पूछते हैं, फोन करते हैं, मैं जो बोलता हूँ रेस्पॉन्ड करते हैं। मैं तुरंत जिसको जो बोलता हूँ, तुम करके शाम को तक मुझे फोटो और वीडियो दिखाना है, वो खुशी से मुझे शाम से पहले मुझे कर देते हैं। लेकिन बड़ा किसान क्या होता है, हाँ सर कर दूंगा, आज तो थोड़ा मेरा नहीं हो पाया, मैं कल कर दूंगा, कल फोन करूंगा, सर आज हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। इतना गुरुत्व नहीं देते हैं बड़ा किसान लोग। इसलिए मैं बड़ा किसान के साथ मैं ज्यादा नहीं रहता हूँ। सोच से, दिल से मैं बोलता हूँ। मैं छोटा किसान का, जो जिसका 2 एकड़ 3 एकड़ 50 डिसमिल 20 डिसमिल 10 डिसमिल, उन लोग के साथ मैं ज्यादा जड़ित होता हूँ, उनको ज्यादा रिजल्ट देता हूँ। लोग, जी, एक जी। कृषक का 25 एकड़ जमीन है, साल में उन्हें 5 रुपया प्रॉफिट नहीं कर पाता है। खेती बाड़ी करता है लेकिन 5 रुपया नहीं कर पाता है। एक कृषक का मैं सारे फोटो भी दिया हूँ, ओनली 10 डिसमिल जगह था, घर के बाद 10 डिसमिल, उनको 3 महीना में लाखों रुपया में खर्चा जाने के बाद रोजगार दिया हूँ। जी, ये बात निश्चित है कि छोटे किसानों के साथ काम करना वैसे ही तो और भी कठिन हो जाता है, लेकिन बहुत वैल्यूएबल भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है कि बड़े किसान सक्षम होते हैं और वो एबल होते हैं किसी भी कार्य करने को, लेकिन छोटे किसानों की सहायता करना और उनके साथ खेती को आगे बढ़ाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जब छोटे किसानों की बात हो ही रही है, तो क्या छोटे किसान जब अपनी खेती से सब्जियाँ, अन्न उत्पादन करते हैं, तो वो अपने भोजन के साथ ही क्या बाज़ार तक भी इन फसलों को बेच पाते हैं या केवल अपने तक ही उगा पाते हैं? ये बहुत बड़ा बात है। कलाहंडी में क्या हो रहे थे कि सब्जी मैंने बताया तो वो उगल भी दिए, उन्हें बिल्कुल नहीं खा के सब बेच दे रहे थे। मैंने देखा, अरे आज कितना हुआ ना, 15 केजी हुआ, क्या किए ना, बेच दिया। और तुम्हारा घर में, नहीं सर मैं दाल और आलू लेके आया हूँ। मैंने बोला, दाल और आलू क्यों लेके आए, आपका पहले आप घर का खाना पहले खाओ, बाद में बेचो। दाली और आलू तो ये तो सूखा चीज है, दाली कितना साल का, और यहाँ से मेडिसिन दे के रखते हैं उनको। तुम धीरे धीरे डाली, बाजार का डाली कम लाओ, गांव का डाली बाग खुद का आपका घर का जो डाली है, और आलू भी थोड़ा कम करो। एक बात तुरंत ही तो उन्हें जीरो कर देने के लिए बोलने तो नहीं मानेंगे। आलू भी कम, यदि आप हफ्ता में 3 केजी ला रहे हैं तो ला रहे थे, तो अभी 1 केजी लाओ। ऐसा ऐसा करके उनको सब्जी को खिलाने के लिए
मैंने बताया, सब्जी उन्हें खाने के बाद उनका जो मैंने शरीर अच्छा ही लगा, उनको जो हजम डाइजेशन सिस्टम जो हो गया, तो उन्हें तुरंत ही उन्हें बात को एक्सेप्ट भी कर लिए, उनका सारा स्वास्थ्य के ऊपर से बहुत रिजल्ट भी आया। ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरा नाखून नहीं बढ़ रहा था, लेकिन सब्जी जब से खा रहा हूँ नाखून बढ़ रहे हैं। बाल मेरा नहीं बढ़ रहा था, बाल में 2 महीना 3 महीना में बाल कट रहा था, अभी सब्जी खाने के बाद मेरा दाढ़ी भी 8 दिन के बाद बहुत हो रहे, बाल 1 महीना से हो रहे। ऐसा भी बहुत सारा उनका जो परिवर्तन आया है। जी, ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिन क्षेत्रों में और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जैसे एरिया में जहाँ की कुपोषण और भूखमरी की बात हो रही थी, और आज हम बात कर रहे हैं आदरणीय प्रदीप महंता जी से। आज वैसे वर्ल्ड फूड डे भी है, और ये बात करना कि हम अपने गाँव के लिए, अपने गाँव के लोगों के लिए पोषण और भोजन का समुचित प्रबंधन कर पा रहे हैं, ये एक सफलता भी है भारत की कि ऐसे इलाकों में जहाँ की उदाहरण बन जाते थे कुपोषण के लिए और भुखमरी के लिए, वो अपने भोजन के साथ बाज़ार की व्यवस्था भी देख रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न और भी हमारे मन में आता है कि क्या जो किसान हैं, वो अपना उत्पादन बाज़ार तक ले जाने में परेशानी अनुभव कर रहे हैं, या उनका उत्पादन घर से ही अ, उपभोक्ता लोग ले पा रहे हैं? में आप इस प्रश्न पर आपकी दृष्टि जब जाती है, या इस समस्या पर जब आपकी दृष्टि जाती है, तो आप कैसे देखते हैं? ये बात अभी तो जो जैविक खेती करते हैं वो ब्रांड जैसा बन गए, उनका घर तक भी लोग आते हैं। लेकिन घर तक आते हैं तो कम पैसा देने के लिए चाहते हैं और ज्यादा लेने के लिए 1 केजी जगह में 1.5 केजी लेने चाहेंगे और पैसा कम, थोड़ा पैसा कम कर देते हैं। तो मैंने उनको बोलता हूँ मार्केट से ही तुम लोग लो, मार्केट से बेचो, गांव से कम बेचो, गांव से ऐसा जीरो नहीं करो, लेकिन मार्केट को ज्यादा लो। मार्केट से लोग वेट कर रहे हैं, उनको वेजिटेबल को अभी ऐसा ब्रांड बन गया कि वो गवर्नमेंट जो अधिकारी जो रिटायर्ड हुए लोग, उन्हें जैविक खेती के बारे उत्पादन जो भी है, बैंगन टमाटर मिर्चा जो कुमड़ा है जो कुछ को उनको बहुत पसंद आया। मुझे वो लोग भी मुझे बहुत फोन करके, अरे तुम्हारा जो शिक्षा दिए उसके कृषक का सब पास में लेता हूँ, उसका बहुत अच्छा लगता है, वो सब बोलते हैं सर। जो साग जो ग्रीन वेजिटेबल है, दूसरे से जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर दिया जाए 5 बीघा में जितना होता है, वो जैविक खेती का 2 बीघा में इतना होता है। वही भी मुझे बोलते हैं बहुत सारे लोग। अभी इसके लिए ही मुझे इस अक्टूबर 1 तारीख मुझे हमारा लोकसभा भवन जहाँ की मुख्य शासन सचिव भी बुलाए थे, मैंने तो गया था, आपका साथ भी बात हुआ था। यही मेरा पहचान, यही मेरा खुशी मिलता है, सरकार की तरफ भी रिकॉग्नाइज होता है, लोग अधिकारी और जिलापाल से लेके वीडियो तक, यही है जी, सर। आपने आपने कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट अपने जिला मयूरभंज और अन्य जनपदों और अन्य गाँवों हाँ की उस स्ट्रगल को देखा है और उसके बारे में बताया है कि जहाँ अनाज और सब्जियाँ बहुत कम उत्पादित होती थी, और अगर उत्पादन होता था तो उसमें ज़हर यानी जो पॉइज़न है, केमिकल्स और पेस्टिसाइड डाला जाता था। उसको कम करने में आप लोगों की जो भूमिका है वो वास्तव में सराहनीय तो है। लेकिन बात ये आती है कि एक ट्रेनर होने के नाते जब आप ये देखते हैं कि इस काम में कितना स्ट्रगल है, तो अगर कठिनाई की बात करें, तो आप हमें कठिनाई के बारे में भी बताना चाहेंगे? छोटा किसान के साथ कुछ भी तकलीफ नहीं आता है। अभी जो मैं कलाहंडी में जो नाबार्ड का वाडी प्रोजेक्ट में जैविक खेती के मैंने किया था, जो मैंगो प्लांटेशन आम्रपली और बैंगनपल्ली जो दिया था, 50-50 डिसमिल में 32 पेड़ दिया था। मेरा शिक्षा में जो किए थे उनका आम का साइज और ग्लेज जो अच्छा हो रहे, अभी वो विदेश को गया था सर इस साल आम कलाहंडी से। तो उन्हें 50 डिसमिल जगह में जो लाखों रुपया से भी अधिक, अभी तो कुछ खर्चा नहीं करते हैं कि ओनली फॉर योर ही उन्हें जो मेहनत किए थे,
4 ईयर का मेहनत अभी हर साल भी कंपोस्ट वो देते हैं, कंपोस्ट जो और ये हांडी खत जीवामृत वो सब दे रहे हैं, तो उनका आम का साइज भी बहुत अच्छा ही हो रहे हैं। छत्तीसगढ़, दिल्ली और इस साल फॉरेन को गया था इनसे। इसलिए तकलीफ का बात तो मुझे पता है सर, बड़ा फार्मर का साथ काम करूंगा तो वो 100 काम कम करेंगे, 100 सवाल करेंगे। अरे आपने बताए थे ये कहीं तुरंत नहीं हुआ, ऐसे हुआ तैसे हुआ, बहुत सारा सवाल करने लग जाते हैं। तो मैंने बोलता हूँ अरे मैं जो शिक्षा दिया हूँ उसमें कितना पैसा खर्चा हुआ था आपका? उसमें तो घर का ही, आसपास का ही, नीम पत्ता, गौमूत्र, ये सब तो बिना पैसा का ही है। कभी किसी मेडिसिन स्टोर से 1000 रुपया दे के, 1500 रुपया दे के मेडिसिन लाते हैं, यदि काम नहीं करते हैं मेडिसिन स्टोर जाके कोई बोलते हैं? तो सर और एक भी बोलता हूँ, पत्रोमुड़ा जो यदि खेती बाड़ी जो करते हैं, छोटा जो बैंगन हो कि मिर्चा हो, टमाटो, जो पत्रोमुड़ा एक हो जाता है, इसके बारे में भी मैं जैविक के कैसे किया जाएगा बता रहा हूँ सर। जी, जी, ज़रूर। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है कि जब लीफ कर्ल हो जाती है, हमारे फसलों हाँ की पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं? हाँ, ये बता दीजिएगा और फिर अन्य प्रश्न हम लेने के लिए अन्य सदस्यों के पास भी पहुँचेंगे। जी, जी। हाँ सर, पत्रोमुड़ा के लिए तंबा का पत्र है, एक एक चाहिए। तंबा का आजकल जो बोतल भी मिल जाता है, नहीं तो जो पानी पीने के लिए जो जोग जैसा है, उनको तंबा पत्र एक है। नीम पत्र 200 ग्राम है, और मुनगा साग 1 बीड़ा लेना है, और दही 2 ml, 200 ml लेना है। तो उनको लेके वो सारे नीम पत्ता और सजना जो मुनगा पत्ता और दही को आप ये तंबा पत्रों में मिट्टी के अंदर गड्ढा खोल के वो रख देना चाहिए। रख देने के बाद उनको 3-4 दिन जाएगा। 3-4 दिन जाने के बाद उनको निकालना है, उसमें रस को छानना है। उसको रस को छानने के बाद जितना निकलेगा उनसे 5 गुना मिसाना है। 5 गुना पानी, 5 गुना पानी मिला करके उनको स्प्रे करना है। उनको धूप का समय में ही करना है तो अच्छा काम करेगा। पहला दिन करना है, और उसके बाद 7 डेज के बाद वो करेंगे तो वो पत्रोमुड़ा खत्म हो जाएगा। ये बहुत सारा, मैं इसको सबसे ज्यादा पत्रोमुड़ा का ही मुझे ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम फोन आता है, तो वो तुरंत ही रिजल्ट भी कम समय से ही रिजल्ट मिल जाता है और अच्छा हो जाता है। जी, जो आपने सहजन के पत्ते और नीम के पत्ते साथ पहली जो बात की है, तो क्या ये दही ताम्र पात्र है या ताम्र पत्र? ये किस तरह का जो आप पहली वाली बात कही आपने, वो क्या है? ये तंबा पत्र, ताम्र पत्र जो बोलते हैं सर। अच्छा, ये तांबे का बर्तन है क्या? हाँ हाँ, उसमें। जी, जी। हाँ, अब हम पुनः एक प्रश्न पर जाएँगे और आदरणीय सदस्यों का ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि हमारे आज के मुख्य वक्ता उड़ीसा के मयूरभंज से हैं, शंकरपुर गाँव से हैं, जो नए सदस्य अभी जुड़े हैं, उनके लिए सूचना है। और मैं आदरणीय प्रदीप महंतो सर से ये भी पूछना चाहता हूँ कि इस कार्य में आपकी पत्नी भी ट्रेनर है और आपका सहयोग भी अच्छा मिलता है, तो आप कैसे मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं, इस पर भी आप कुछ प्रकाश डालिएगा। ठीक है सर, उसको मैं संक्षेप से बोलता हूँ। ये मैं 2012 जुलाई 12 तारीख को मैं शादी किया था मेरा बीबी को। वो ग्रेजुएशन किया था। उस समय में मेरा ऑर्गेनाइजेशन बोले कि जो तुम यदि ग्रेजुएशन किसी लड़की को शादी करोगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में अब उनको भी जॉब दिया जाएगा। तो मैं 2012 से जुलाई 12 तारीख शादी कर लिया। अगस्त महीना से मैं मेरा जो 1 महीना तक हमारा घर में रहा मेरा बीबी। उसके बाद मेरा कलाहांडी को मैंने लेके गया। कलाहांडी लेने के बाद 2-3 दिन के बाद उन्हें बोले कि खेती हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मैं भी थोड़ा आपके साथ देखने जाना चाहूंगा फील्ड को। तो फील्ड को देखने के गया तो मुझे इतना सम्मान दिए। मुझे हर गांव में प्रदीप सर भगवान है हमारा, देखिए उसके लिए हमारा कितना खेती बाड़ी हुआ है। कोई बोलते हैं मेरा
मेरा स्वामी दारू पी के ऐसा कर रहे थे, प्रदीप सर उनको समझाने के बाद दारू छोड़ दिए हैं। और प्रदीप सर हमको ग्रुप बनाए हैं, एसएचजी ग्रुप बनाए हैं। हम अभी बहुत रोजगारक्षम हो गए। पहले हमारा पास पैसा पत्र नहीं था। जो एसएचजी ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रदीप सर के द्वारा हम लोग महिला मंडल बनाए हैं। ये सब बहुत ही बात मेरा बीवी को, और मेरा बीवी को गांव का लोग कोई डाली दे दिए, कोई वेजिटेबल दे दिए, कोई ऑनियन दे दिए, कोई प्याज दे दिए, कोई मुढ़ी, जो ऐसा बहुत सारा। एक दो मैंने मना किया, नहीं कुछ भी देना नहीं है। नहीं सर, आप अपना भगवान है, हम मैडम को दे रहे हो, आपको नहीं, मैडम को कुछ दे रहे हैं, आप मना नहीं करना है, हमारा मैडम को प्यार है। उस दिन से ही उनका मन में भी, उन्हें रात में मुझे बोला ये लोग का इतना प्यार है, इतना ये है। तो मैंने बोला आपका भी यदि करना है तो आप भी पढ़ाई करो। ग्रेजुएशन में चाहोगे तो मैं नौकरी में रख दूंगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप भी यदि MSW, मास्टर इन सोशल वर्क, 2 साल कर दोगे तो आप भी बहुत सारा नॉलेज भी आ जाएगा। कहाँ पर कैसे काम करना है, कैसा क्या होता है कि हमको जो मास्टर डिग्री जो हम लोग जो करते हैं सोशल वर्क में, वहाँ से जो हमको ट्रेनिंग और एक्सपोजर और पढ़ाई में जो मिलता है, सारे एरिया में हमको काम करने के ईजी हो जाता है। तो 2 साल उन्हें विश्वास में काम किए। आना हजारे का साथ तो उनका मुलाकात हो गया, किरण बेदी का तो मुलाकात हो गया, और पद्मश्री हमारा तुलसी मुंडा, उनका साथ भी मेरा भी मुलाकात हो गया। तो उन्हें उसके बाद उनको भी नौकरी मिल गया, गांव का लोग साथ किए। तो उन्हें भी अभी मास्टर ट्रेनर भी था, मास्टर ट्रेनर था। उसके बाद अभी वो भी भारत डालमिया में काम कर रहे हैं। उसके बाद भी वो भी ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं रहता हूँ अलगोल जिला में, वो रहते हैं सुंदरगढ़ जिला में। यही है हमारा। जी जी। तो उनको भी, मुझे जो कॉल आता है, मुझे जो कॉल भी आता है, रात 12 बजे भी कॉल आता है, 10 बजे कॉल आता है, उनको पता है कि गांव लोग ही मुझे ज़्यादा फोन, फार्मर लोग ही मुझे ज़्यादा फोन करते हैं। यही हमको खुशी मिलता है। इस हाँ सर, इस बोलिए। खुशी और इस प्रसन्नता के साथ हम आपसे ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि आने वाले समय में आप दोनों पत्नी पत्नी भी इस कार्यक्रम को साथ में ज्वाइन करें, ताकि ये कार्यक्रम में जो इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सदस्य हैं, वो उनकी उड़ीसा और वहाँ के आदिवासी इलाकों में कार्य करने और वहाँ की समस्याओं और वहाँ की सफलताओं के बारे में और भी जो प्रश्न होंगे या इच्छाएँ होंगी, वो भी उनका भी समाधान हो सकेगा और कुछ इन्फॉर्मेशंस हमें मिल पाएँगी। अब मैं इस मंच पर उपस्थित आदरणीय सदस्यों के माध्यम से पहुँचना चाहूँगा पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, और आदरणीय पवन कुमार सर से निवेदन करूँगा कि इस वार्तालाप में आप शामिल होइएगा और फिर आगे का जो हमारा क्वेश्चन आंसर सत्र होगा वो शुरू होगा। जी, धन्यवाद दिनेश जी। और आज विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रदीप जी का बहुत अभिनंदन। प्रदीप जी जिस जगह से आते हैं, उड़ीसा के हमारे प्रांत से, उस प्रांत के बारे में कई वर्ष पूर्व से जो भ्रांतियां थी और जो समस्याएं थी वहाँ पर, विशेषकर पोषण के ऊपर, भूखमरी के ऊपर, अकाल के ऊपर, तो इस तरह की जो अब समस्याएं का जो चक्र था, वो ऐसा लग रहा है कि वो काफी हद तक के टूट गया है। और जी, उड़ीसा आदरणीय अस्तित्व तिवारी जी, आप माइक ऑफ कर दीजिएगा, आवाज कट रही है इससे। जी जी, अब आ रही आवाज मेरी? हाँ सर जी। हाँ सर, आ रहे हैं। हाँ जी, धन्यवाद। तो जो हमारा उड़ीसा राज्य है अब बहुत तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, इसका आभास हो भी रहा है हमें। और प्रदीप जी जैसे हमारे साथियों के जो प्रयास हैं, उसका लाभ निश्चित रूप से वहाँ के कालाहांडी के, अन्य अन्य जगह के जहाँ पर भी आपका CSR के प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, और भी जहाँ पर आप डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उसका भी लाभ उनको मिल रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आशा है कि आप और आपका पत्नी दोनों मिलकर के इस काम को इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। मैं बस केवल आज इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस योगाहार मंच में उड़ीसा से एक और साथी आए थे, अविनाश दास करके, जो FPO के ऊपर काम करते हैं।
आपको के साथ उनका संपर्क हो या नहीं हो, लेकिन आपके साथ उनका संपर्क करा लेंगे, जिससे कि वो एफपीओ के ऊपर जो काम कर रहे हैं और पूरे देश में जो काम कर रहे हैं, उससे उनका काफी मान सम्मान बढ़ा हुआ है। कृपया आप दोनों लोग आपस में संपर्क करके अपने अच्छे काम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करते रहें। आपके जैसे जो कार्य हैं उससे प्रेरणा पा करके हो सकता है कि बाकी जगह के भी किसान और बाकी जगह के जो साथ ही छोटे किसानों के लिए जो आप काम कर रहे हैं, उन छोटे किसानों के जीवन में भी आप परिवर्तन ला पाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और आने वाले समय पर जब भी ऐसा कुछ अवसर होगा तो आपके साथ हम बातचीत कराना चाहेंगे ऐसे किसानों को जो कि अभी आपके पीछे होंगे, आपसे पीछे हैं। तो ऐसा अवसर जब आएगा तो आपसे भी बातचीत करा लेंगे। साथ ही इस योगाहार मंच में भी कुछ ऐसी चीजें अब नियमित रूप से चल रही हैं जिसका कि लाभ आप भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक शनिवार को हम फार्म लैब के एक काम करते हैं जिसमें ट्राइकोडर्मा और बाकी जैविक उत्पाद सूक्ष्म जीव जो हैं वो किसान अपने घर में ही बना पा रहे हैं, इसकी तरफ उनकी तैयारी हो गई है। तो अगर आप प्रत्येक शनिवार को आप जुड़ेंगे और इस शनिवार से संबंधित वीडियो आप देखेंगे जो कि पिछले 2-3 महीने से हमारे अभी तक के इसी योगाहार कार्यक्रम में डॉक्यूमेंट हो गए हैं, तो आपको एक पहले से जानकारी हो पाएगी कि क्या ये तकनीक आपके क्षेत्र में भी छोटे किसानों के लिए उतनी ही कारगर होगी जितना कि आपके वहाँ पर जितना कि और जगह पर हो पा रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसको देखिएगा, उसका लिंक आपको अगर जरूरत होगी तो दिनेश जी भेज देंगे। नहीं तो ऐसा करते हुए हम एक दूसरे से सीखने सिखाने की ये जो प्रक्रिया है इसको हम जारी रखते हैं। इस कार्यक्रम की यही खूबसूरती है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं और सब लोग समान रूप से, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, तो इस भावना के साथ इस कार्यक्रम को आगे संचालित किया जा रहा है। और इसी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम जब एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से हमें सीखने का अवसर मिलता है, तो सभी से सीखने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है। तो इसलिए हमारी जो यात्रा है तो 1260 दिन की यात्रा निरंतर चलते जा रही है, निरंतर हम काम उसमें करते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम आपसे कुछ सीखेंगे, कुछ अन्य लोग आपसे सीखेंगे और हो सकता है कि आपको भी इस मंच के माध्यम से सीखने का मौका मिले। तो इसी भावना के साथ, इसी अपेक्षा के साथ कि आप और ज़्यादा एक नंबर 1 अपनी नेटवर्किंग को आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इस मंच से। और उड़ीसा राज्य के और भी जो साथी हमारे साथ इस मंच से जुड़े थे या हमारे साथ वैसे भी जुड़े हुए हैं, उनको भी आपको संपर्क सूत्र दिनेश जी दे देंगे, नहीं तो मैं दे दूँगा। तो ऐसा करते हुए आप उड़ीसा राज्य को और अच्छा समृद्धशाली बनाने में आप जो योगदान कर रहे हैं उसमें और अच्छी तरह से योगदान कर पाएंगे, सबको साथ लेकर के, सबका साथ लेकर के। तो इसी भावना के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आपका आने वाले समय पर जब आप पुनः इस मंच पर आएंगे तो हमें कुछ और आपसे सीखने को मिलेगा। और आज इसी के साथ मैं आज के योग शिक्षक को भी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। तो उनका भी बहुत अभिनंदन। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी मुझे सर धन्यवाद सर। एक बात भी बोलना चाहता हूँ, जो अभी सुभाष पालेकर जी को सारा भारत या सारा वर्ल्ड भी जानते हैं, उन्हें भी, उनका साथ भी मेरा अच्छा बहुत संबंध है। मुझे भी बहुत शिष्य रूप से, मैं भी उनको गुरु रूप से मानता हूँ। उन्हें भी मुझे डायरेक्ट कॉल भी करते हैं कभी, जहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उन्हें, जो केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें भी मुझे लिंक देते हैं। डॉक्टर हरिओम जी, उन्हें भी, उनका साथ भी मेरा अच्छा ही संबंध है। मैं ओडिशा का बोल के, मुझे उन्हें भी बहुत मुझे प्यार देते हैं, उन्हें बताते हैं जो अपग्रेड होता है जैविक खेती के बारे में भी, जो 10 साल पीछे जैसे हो रहे थे अभी कुछ कुछ अपग्रेड हो रहे हैं, उसके बारे में डॉक्टर हरिओम जी भी बताते हैं। और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का जो कृषि यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी बहुत सारे जो उसके साथ भी अच्छा ही हूँ, तो मुझे अच्छा ही लगता है, प्यार मिलता है। बड़ा अधिकारी का साथ सीखता हूँ, छोटा किसान के साथ काम करता हूँ। यही है सर मेरा। हाँ दिनेश जी जी बोलिए। जी जी, ये अच्छी बात है कि हम जो सीखते हैं
उसको आगे बढ़ाते हैं, और जो आगे बढ़ जाता है वहाँ वो भी और विस्तार के साथ हमें सीखने को मौका मिलता है। और जैसे आदरणीय पवन कुमार सर ने कहा है कि उड़ीसा में भी योगाहर परिवार का विस्तार हो रहा है। उड़ीसा से विगत समय में हमारे पद्मश्री साबरमती जी और महतो जी, उनके साथ ही हाँ जी। दूसरे लोग भी आए हैं। विशाल सिंह बनारस से हैं और उड़ीसा में ही कार्य कर रहे हैं। अभी जो एपीओ पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका परिचय भी आदरणीय सर ने आपको दिया है। तो इस तरह से हम एक दूसरे की कम्युनिकेशन से, एक दूसरे की सीख और दीख से आगे बढ़ रहे हैं। और इस सीख और दीख की इस सत्र में मैं आदरणीय किशोर दुबे सर के पास पहुंचता हूं और निवेदन करता हूं कि अपनी बात रखिएगा। और एक बात भी बोलना चाहता हूँ सर, सर खाली एक मिनट सर। जो दोनों नाम उड़ीसा के बोले थे, जो डॉक्टर साबरमती पद्मश्री जैविक खेती के संभव, उनका सर भी मेरा बहुत अच्छा ही, मुझे छोटा भाई मानते हैं। उनका ऑर्गेनाइजेशन को भी मैं जाता हूँ, और केंद्र सरकार के द्वारा दोनों को ही हमको हमारा होटल में फेयर में इन्वाइट भी हुआ था। दूसरे बात है विशाल जी बोले, जो विशाल जी वो IIT खड़गपुर IIT का एग्रीकल्चर स्टूडेंट है। उनका सर भी मेरा बहुत अच्छा है, उड़ीसा में काम करते हैं, उड़ीसा में वो काम करते हैं। प्रदीप जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपका परिचय बहुत लंबे हैं, बहुत जगह है, और उसका भी हम सदुपयोग किसान भाइयों के लिए करेंगे। आदरणीय किशोर दुबे सर अपनी बात रख रहे हैं जी। धन्यवाद, धन्यवाद दिलीप जी। प्रदीप जी ने बहुत अच्छा काम कर रहा है और कर रहे हैं, और स्पेशली छोटे किसानों के लिए। प्रदीप जी से मेरी गुजारिश है कि आप छोटे किसानों का जो माल है, वो छोटे किसानों का माल वो स्वयं तो उपयोग करते होंगे, लेकिन जब मार्केट में बेचते हैं तो मार्केट में बेचते समय उनको अधिक दाम मिलते हैं क्या? और उनका जो अधिक दाम मिलते हैं जी, अधिक दाम मिलते हैं क्या? और मिलने की व्यवस्था किस रूप से की है? यानी उसका कुछ ब्रांडिंग किया, बैगिंग किया या सर्टिफिकेशन किया? किस आधार पे जो शहरी लोग हैं या जो उपभोक्ता है उन पर विश्वास करके किस तरह से वो लेते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। और उनका जो उपज है रेगुलरली, उनकी उपज जो रेगुलरली है, वो उपज भी मतलब केमिकल के करीबन आ रही है क्या अलग अलग क्रॉप्स में? ये भी थोड़ा आप बताइए। तो क्या हो रहा है कि सर मैं सारा ओडिशा का मैं संवादिक के साथ भी मैं जड़ित हूँ। ये भी बहुत बड़ा बात है। जो जर्नलिस्ट का वो ग्रुप में भी सारा हमारा ओडिशा में सारे जिला का ग्रुप का से भी हूँ। तो जहाँ हमारा खेती बाड़ी होता है तो मुझे जर्नलिस्ट लोग भी, अरे प्रदीप जी इस साल कहाँ से तुम्हारा अच्छा फार्मर खेती बाड़ी हो रहे हैं, मैं बता देता हूँ वहाँ से हो रहे हैं, उस गाँव पे हो रहे। उन्हें न्यूज़पेपर में न्यूज़ छापते हैं तो उनसे थोड़ा भी क्लैरिटी आ जाता है, पॉपुलर बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग क्या होते हैं कि गवर्नमेंट अधिकारी लोग पहले लेने के लिए लेते हैं उसके बाद उन्हें और उसका दोस्त को रिकॉग्नाइज कर देते हैं, अरे मैंने उसके साथ वेजिटेबल लिया था, वो अच्छा है, अच्छा पकता है, अच्छा हम खाता हूँ तो डाइजेस्ट अच्छा होता है। ऐसा फैल के अभी पूरा हमारा एरिया में एक ब्रांड तो ऐसा टैग दे के नहीं कर रहे हूँ, लेकिन वो जहाँ बैठ जाता है उनका पर्टिकुलर जगह है मार्केट में। जो हमारा जो संडे होता है और गुरुवार होता है कि जो जहाँ जहाँ हमारा लोकल मार्केट होता है, पर्टिकुलर वही जगह में ही वही बैठेंगे। जो फार्मर हमारा जैविक खेती करते हैं, इधर उधर नहीं बैठते हैं उन लोग। और चौंपुआ जो हमारा निकटतम जिला में जो बड़ा बाजार रहता है, वहाँ से भी उनका पर्टिकुलर जगह, स्पेशल जगह है, तो लोग को पहुँचना आसान हो जाता है। प्रदीप जी, हम तो जानना चाहते हैं कि आपने बोला कि बहुत सारे ग्राम पंचायत में और बहुत सारे नंबर में किसान है, तो थोड़े से सरकारी अधिकारी ने परचेस करना, ये तो बहुत कम क्वांटम हो गया। इतने ज्यादा मात्रा में जब किसान है तो उनकी उपज तो बहुत ज्यादा होगी, तो उतनी बहुत ज्यादा उपज जो है वो मार्केट में किस तरह से जाती है और लोग उस पर भरोसा कैसे करते? शहरी या बाकी गैर खेती वाले जब तक उसको परचेस नहीं करेंगे तो उतनी बड़ी मात्रा में तो बिका भी नहीं जाएगा। तो ये बड़ी मात्रा में जो उपज होती है ये ऑर्गेनिक की, तो सरकारी अधिकारी छोड़ के बाकी उपज कैसे बेची जाती है और उनको भाव कैसे मिलता है, ये हम जानना चाहते हैं।
नहीं सर, सारे दूसरे लोग भी लेते हैं, लेकिन सरकारी लोग पूरा अपेक्षा करते हैं। वो मार्केट यदि थोड़ा लेट भी हो जाता है तो अपेक्षा, ये घर तक भी आ जाते हैं सर बहुत सारा, लेकिन घर में थोड़ा कम पैसा मार्केट से यदि 20 रुपया केजी चल रहे हैं तो घर को जो आ जाते हैं वो 15 रुपया में चाहते हैं। लेकिन जितना भी उनका वेजिटेबल निकल रहे हैं, 1 क्विंटल 2 क्विंटल जो भी निकलता है वो कभी नहीं रहता है सर। हमारा एरिया में अभी लोकल एरिया में सारे मार्केट है, और जो हमारा निकट झारखंड में पड़ोसी राज्य है वहाँ से भी जो टाटा का कम्युनिकेशन है, तो वहाँ से भी गाड़ी जो व्यापारी जो वो आ जाते, व्यापारी भी लेते हैं, लेकिन व्यापारी थोड़ा कम पैसा देने के लिए मैंने दूसरे का और इसका इतना उनका फर्क देना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोकल एरिया का लोग उनको ज़्यादा पैसा दे के और उनको लेते हैं सर, यही है। लेकिन धन्यवाद। किसी का भी वेजिटेबल नहीं रहता है, बेच जाता है। जी 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 धन्यवाद। और ये हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा जो उत्पादन है और खासकर स्ट्रगल की बात, जो हाँ। हमने उत्पादन किया है और उसका संरक्षण किया है और आगे बढ़ाया है, उसको हम घर में व्यापार तो मिल रहा है, घर में मंच तो मिल रहा है, लेकिन हमारा जो सामान है, जो उत्पादन है, वो बाजार तक पहुंच रहा है। और ये भी संकेत है कि इससे हमारे किसान भाइयों को खुशी होगी और ऊर्जा मिलेगी, जिससे वो और अच्छा कार्य आगे कर पाएंगे। आदरणीय अनिल राय सर, आपका हैंड रेज है, कृपया बात रखिएगा। जी ओम, सदन को सादर प्रणाम। दिनेश जी, आपको बहुत विशेष धन्यवाद, क्योंकि इतने अधिक ज्ञान वाले व्यक्तियों को आप बुलाते हैं और हम लोगों को लाभान्वित करते हैं, इसके लिए विशेष धन्यवाद। और महंती जी को प्रणाम करते हैं। मैं इनसे पूछना यही चाहता था कि ये जो आपने बताया अभी लीफ कर्ल के लिए, तो आप लोग तो इतना अभ्यस्त हैं कि इतनी तेज़ी से बता दिए कि हम जैसे जो कम जानकार हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता है। तो थोड़ा सा एक बार बता दें उसकी विधि क्या है और कितने दिन तक इसको हम रख सकते हैं जिससे हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जी सर, हांडी खत को 6 महीने तक रख सकते हैं। जीवामृत को 8 से 10 दिन से ही उनको सारे जो जितना होगा उनको पानी से मिला करके उनका पौधा के नीचे दिया जाएगा। तो हमारा जैसा सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, वो जो आवश्यक रहता है मिट्टी में, उनका जीवामृत में सारे है। उनको मिट्टी को उर्वरता बढ़ाना है, और वहाँ से जो जिया, हम लोग जिया बोलते हैं, उससे उत्पादन हो जाते हैं। हमारा जहाँ भी मिट्टी खुदाई कर देंगे जिया अपने आप से निकलता है, ऐसा है सर। और जो मैं बोल रहा हूँ पत्र मुड़ा है, नहीं तो बहुत सारे रोग के लिए जैविक खेती का मेरे पास है। घन जीवामृत है, और बाकी तो अग्निस्त्र, मठास्त्र, निमास्त्र, सारे रोग के लिए। अभी तो समय कम है, यदि मेरा नंबर भी आप रखिए, जो कुछ का प्रॉब्लम है, जो भी खेती बाड़ी है, सब खेती बाड़ी के लिए जैविक के उपाय से मैं बता सकता हूँ। ये सब और अच्छा रिजल्ट ही मिलता है। जी, नंबर देने के लिए धन्यवाद। एक ये जो अभी लीफ कर्ल के लिए, पत्ता मुड़ा के लिए जो आप बताए थे, क्या क्या लगेगा, वही पूछना चाहते। ठीक है सर, पत्ता मुड़ा के एक तामपत्र, जो तंबा का, तो तंबा को इंग्लिश में कॉपर बोला जाता है सर। बर्तन, जी कॉपर। हाँ, तंबा का बर्तन एक लेना है। हाँ, तो और नीम पत्र लेना है। तंबा का सामान एक पानी जो जैसा 10-12 लीटर रहने वाला, और नीम पत्ता और मुनगा पत्ता और दही 200 ml, इतना सबको मिला करके मिट्टी के नीम पत्ता 200 ग्राम, नीम पत्ता 200 ग्राम, मुनगा 1 बीड़ा सर। बीड़ा मतलब? जो बीड़ा मतलब है सर 8-10 जो उनका जो डंठी रहता है, 8-10 डंठी से, और दही 200 ml सर। वो तीनों को मिला करके जो कॉपर का रख देना है, उनको 3 दिन तक मिट्टी के अंदर रख देना है सर। पूरा मिट्टी के अंदर गाढ़ा खोल के उनको 3 दिन के बाद उनको निकालना है।
और उनको छान के जितना पानी उन्हें निकलेगा उनसे 5 गुना पानी मिलना है, 5 गुना मिलना के धूप का समय में उनको सिंचन करना है। वो मैंने सप्ताह में 2 बार सिंचन करने से वो पत्रमुड़ा अपने से आप हट जाएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और इस वार्ता में हेनरीज जो थे उनके प्रश्न और साथ में उत्तर मिले हमें। और अब क्योंकि समय भी अपना संकेत दे रहा है आगे बढ़ने का, और आज के मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय प्रदीप महंता जी, आपके बारे में ये कहना भी उचित होगा कि आप के पास जो भी है, आपके पास जो भी अनुभव है, जो भी ज्ञान है, वो आप देने के लिए तत्पर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं और अग्रसर रहते हैं, एग्रेसिव भी रहते हैं। तो ये किसान भाइयों के लिए और उपभोक्ता समाज के लिए आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो कर्तृत्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे अवसर पर जबकि हम समूचे विश्व को वर्ल्ड फूड डे के माध्यम से अच्छे भोजन, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, आपने इस वार्तालाप में भाग लिया और आने वाले समय में भी नित्य निरंतर आप वार्ता करते रहेंगे आदरणीय किसान भाइयों से। अभी आपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जो आप प्रयोग करते हैं उसके बारे में बताया, और आदरणीय सदस्यों से ये भी निवेदन रहेगा कि हम अपनी जो खेती किसानी से जो परंपरागत और जो आधुनिक तकनीकों का जो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे फसलों के लिए उचित है, उसका समुचित और इंटीग्रेटेड वे में हम उसका प्रयोग करेंगे तो हम सभी लाभान्वित होंगे। अब मैं आदरणीय रंजना बहन जी को आपसे निवेदन करता हूं कि आप आएं और आज के कार्यक्रम पर अपनी टिप्पणी देकर के सभी का धन्यवाद करें। आदरणीय रंजना बहन जी। सर मैं सबसे अच्छा दिखाता हूँ, देखिए मेरा एक किसान भाई मेरे लिए क्या लेके आए थे, मुझे अच्छा ठीक है आप लेके आओ। मेरे लिए फूड डे से वो गाँव से फूड लेके आया है सर, किसान भाई एक, यही ही मुझे प्यार देते हैं, यही लोग कहीं सर। हाँ सर बढ़िया, आगे बोलिए। जी, ये आपकी आत्मीयता है, आपका लगाव है, आपका जुड़ाव है, और आप आपकी वो भूमिका है जिससे आप जुड़े हुए हैं किसानों से भी और हमसे भी। तो मैं आदरणीय रंजना बहन से निवेदन करूंगा कि इस आत्मीय दिवस पर, क्योंकि हमारा मन का रास्ता पेट से होकर गुजरता है और पेट में चाहिए भोजन, और भोजन पर हम चर्चा कर रहे हैं आज विश्व खाद्य दिवस पर, और बने हुए हैं हमारे आदरणीय प्रदीप महंता जी। तो रंजना बहन जी, आपसे निवेदन है कि आप प्रकट हों और आज का कार्य संपन्न हो। जी जी जी, धन्यवाद दिनेश भैया और योगाहार मंच को मेरा ओम। और आज जैसे हमारे योगाचार्य जी आदरणीय कौस्त कुमार जी, बहुत सुंदर, अतिशय सुंदर उन्होंने क्लास ली, और क्लास लेकर भी योग तो सिखाया, मगर उन्होंने योग से क्या लाभ मिले ये भी उन्होंने आज प्रत्यक्ष रूप में हमें बता दिया। और योग के जो फायदे हैं ये तो हमने योग से सीख लिया। अब हमने द्वितीय सत्र में जो हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय प्रदीप जी आए उड़ीसा से। मैडम देख लीजिए, वो एक फार्मर है सर, ये फार्मर मेरे लिए खाना लेके आया है, दिखाओ। मैडम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? जी जी देख पा रहे हैं। जी जी देख यही पा है रहे खुशी, यही ही मुझे सबसे, देखिए उसके साथ पैसा का किसी तुलना नहीं किया जा सकता है, यही ही मुझे प्यार, इसके लिए मैं छोटा फार्मर का साथी। ठीक है, जी जी, तो ये आपका प्यार है और ये आपका स्नेह है, और ये जो आप अच्छा कार्य कर रहे हैं जैविक खेती का, और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और ये एक आपने आपसे शुरुआत की और एक तो पूरा फैमिली के साथ आप जुड़े हुए हैं। इस भव्य दिव्य जो हमारा देश है, कृषि प्रधान देश है, और आप इनमें आप अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और इसी का ये नतीजा हमें दिख रहा है कि आपके साथ बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं, और वो भी अपने स्तर पर प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं। और ये प्रेम जो है आज हमें यहाँ पर उड़ीसा में देखने को मिल रहा है आपका,
बहुत बहुत अच्छा आज कि आपने इस योगाहार मंच पर आकर हमारे जो किसान हैं उनको मोटिवेट किया, मार्गदर्शन दिया और आपका मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे साथ सभी भाई बहन जुड़े हैं, योगाचार्य जी है और वैज्ञानिक जुड़े हैं, किसान जुड़े हैं, राज्य प्रभारी जी है, आदरणीय श्री पवन कुमार सर है, हम सब जुड़े हुए हैं और आप सबका मैं मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। कल फिर से पूरे ऊर्जा के साथ नए लोक शिक्षक मुख्य वक्ता को हम कल फिर से इस मंच पर सुनेंगे। तब तक सबको जय श्री राम। बहुत बहुत जी। धन्यवाद।